Hi everyone, this is me Dipanshi and I welcome you back to another lesson, another part basically of French Revolution. So इसके पीछे वाले पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था। आई थिंक पार्ट 2 मैंने एक पोस्ट किया था बट उस वीडियो के अंदर कुछ ब्रेक आ गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकेज वो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई। सो हम लोग पार्ट इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, हम इसके अंदर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मतलब जितना बचा हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर है वो पूरा का पूरा अब हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा कि रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, रिवॉल्यूशन से पहले चीजें किस तरीके की थी। पार्ट 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन कैस स्टेट जनरल May 5, 1789 ल्यूइस 16 कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। ल्यूइस 16 ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि फ्रांस जो था ऑलरेडी काफी सारे डेब्ट के अंदर था, फ्रांस के पास पैसे नहीं थे। अब ये आपको समझ में फर्स्ट वाले पार्ट की हेल्प से आएगा कि फ्रांस के पास पैसे क्यों नहीं थे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देती हूँ। फ्रांस के पास पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को भी हेल्प किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ने में, अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने में। साथ में फ्रांस की अपनी भी कुछ लड़ाई हुई थी तो फ्रांस के पास ऑलरेडी पैसा नहीं था। दूसरा रीजन क्या है, जो किंग बना ल्यूइस 16 वो बहुत ज्यादा अच्छा किंग नहीं था। वो उसके अंदर डिसीजिव क्वालिटीज नहीं थी, मतलब वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता था और वो इस तरीके का किंग नहीं था कि अपनी कंट्री को उस तरीके के भारी डेब्ट से बचा पाए। ठीक है, वो वीक किंग था एक तरीके से। तो उसने क्या करी, उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने क्या डिस्कस करना चाहा कि हम लोग कैसे नए टैक्स लगाएंगे जिससे हम लोग अपना पैसा बचा सके, मतलब बना सके। ठीक है, ईच स्टेट हैड वन वोट। अब मैंने तुम लोग को बताया था अगर याद हो कि एक जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स थे उसके अंदर। कौन कौन से थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकेंड की, फर्स्ट स्टेट वाले के अंदर यूजुअली क्लर्जीज आते थे, देन नोबल्स आते थे, देन उसके बाद में हमारा थर्ड स्टेट आ। थर्ड स्टेट के अंदर कौन से लोग होते हैं, थर्ड स्टेट के अंदर वो लोग होते थे जिनके पास में जो पीजेंट्स हो गए, गरीब लोग हो गए और थोड़े से ये जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, वैसे लोग गए, तो वो सब यूजुअली और थोड़े बहुत वैसे लोग मिला के थर्ड स्टेट बनाते थे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, थर्ड स्टेट की है। थर्ड स्टेट ही क्या करता है, टैक्स को पे कर रहा है, पर फिर भी जो तीनों स्टेट मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स भी नहीं पे करना है, बट फिर भी उनके पास में इक्वल राइट है वोट करने को। और थर्ड स्टेट जो है उसका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, वही लोग वोट भी देते, वही लोग टैक्सेस भी पे करते हैं, बट फिर भी उन लोगों के पास में एक ही वोट है। मतलब तीनों स्टेट से सिर्फ 3 वोट्स आते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट डिवाइडेड वोटिंग बाय हेड। थर्ड स्टेट ने बोला कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे उनके हिसाब से हमें वोटिंग करने का राइट दिया जाए, वोटिंग बाय हेड दिया जाए। मतलब हर एक इंसान जो भी तुमने जो टीम बना रखी है उन्होंने, उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको में से हर एक को राइट दिया जाए कि वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों ने डिनाई कर दिया, फर्स्ट और सेकंड स्टेट और किंग ने मिलकर मना कर दिया कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। तो वो लोग छोड़ के बाहर चले गए। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जब वो लोग बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ तो इनका करना पड़ेगा, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, गेम तो बजाना पड़ेगा अब इनका क्योंकि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेशनल असेंबली को फॉर्म कर लिया। ठीक है, द थर्ड स्टेट डिक्लेयर themselves as नेशनल असेंबली ऑन जून 17 1789। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जून 17 1789 पे अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या है, हम एक तरीके की नेशनल असेंबली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेशन के हित में काम करेंगे जिससे कि हम लोगों का ही भला हो सके और बाकी लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, सो अभी तुम खुद देखो कि 5 मई 1789 को ये मीटिंग हुई, 17 जून को उन्होंने फाइनली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उन्होंने उसके टाइम के बीच में सोचा कि किंग क्या पता बात को मान जाएगा, पर वो नहीं माना। तो उन्होंने डेफिनेटली बोला कि अब हम भी कुछ तुम्हें करके दिखाते हैं। उन्होंने क्या किया, टू टेनिस कोर्ट ओथ वॉक डू नॉट डिसबैंड अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन वॉर सेटल। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ओथ ले ली और उन्होंने बोला कि हम तब तक डिसबैंड नहीं होंगे, मतलब तब तक हमारी इस नेशनल असेंबली को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक क्या है, हम अब फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ले आते हैं। मतलब उनका ये था कि अब किंग का हो चुका है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। और इसको किसने लेड किया था, इट वॉज लेड बाय मीरा बियो एंड अब्बे सियाइस। इसको जो उसके लीडर्स थे वो कौन थे, मीरा बियो और अब्बे सियाइस थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कब ये बनी थी और किसने इसको लीड किया था। उसके बाद उन्होंने थर्ड इवेंट इसके अंदर क्या ज्वाइन किया, दैट इज स्टॉर्मिंग बेस्टाइल। उन्होंने बेस्टाइल को स्टॉर्म किया। अब देखो स्टॉर्मिंग बेस्टाइल का मतलब क्या है, ऑन जुलाई 14 1789 को ये लोग बेस्टाइल गए। बेस्टाइल क्या था, जो पीपल बेस्टाइल एक तरीके का जेल था
जहाँ पे लुईस 16 लोगों को पकड़ के रखता था, ठीक है। और ये सिंबल था रॉयल ऑपरेशन का, मतलब यही रिप्रेजेंट करता था कि अगर बेस्टाइल के अंदर कोई चला गया या किसी को बेस्टाइल की सजा मिल गई तो वो बाहर नहीं आ सकता, अगर किंग नहीं चाहेगा तो बाहर नहीं आ पाएगा, मतलब किंग का वो दबदबा था ना, वो इसी की वजह से बना हुआ। तो उन्होंने क्या किया, पेरिस के लोगों ने बेस्टाइल को अटैक कर दिया, ठीक है, और उन्होंने वहां से वो प्रिजन तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया, वहां के जितने भी प्रिजनर्स थे, कुछ तो गुनहगार थे कुछ नहीं भी, तो उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और उन्होंने रिवॉल्यूशन की बिगनिंग कर दी वहां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल इज द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन। और वहां पे अभी भी हर साल ये बेस्टाइल डे की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन से उन लोगों की आजादी का महोत्सव, या तुम कह सकते हो आजादी की शुरुआत होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमारे पास में क्या आती है, नेक्स्ट जो हमारे पास में आती है दैट इज द ग्रेट फियर। अब द ग्रेट पीरियड से क्या मतलब है, पीजेंट अटैक मैन्योर्स एंड बर्न रिकॉर्ड ऑफ फ्यूडरल ड्यूज। अब जैसे मैंने बताया था बेटा, उन लोगों से ना फेडरल ड्यूज लिए जाते थे। अब फेडरल ड्यूज का मतलब क्या है कि वही वाली चीज है जो सेकेंड स्टेट के लोग लेते थे। उन लोगों की ना, जैसे फॉर सपोज करो उनके दादा बाबा ने एक जमीन ले ली, ठीक है, उनके दादा बाबा के ऊपर टैक्सेस चढ़ा दिए उन लोगों ने, कैसे कर, झूठ वूठ बोल के कि चलो तुम्हारे पैसे नहीं, अभी इतने नहीं, इतने इतने। फिर उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी वो टैक्स, मतलब पुश्तों से उन टैक्सेस को चलाते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये ऐसे जो पैसे इकट्ठे करते थे, इन लोगों के घर पे अटैक कर दिया पीजेंट्स ने, और जितने ही फेडरल ड्यूज के रिकॉर्ड थे वही सब जला डाले। क्या आप रिकॉर्ड जला दिए तो अब बताओ तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म, अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 4 1789 नेशनल असेंबली अबॉलिश फेडरल प्रिविलेजेस, तिथीज एंड स्पेशल राइट्स। और उन लोगों ने उसके बाद में क्या, उन्होंने 4 अगस्त 1789 को नेशनल फेडरल प्रिविलेजेस सारे हटा दिए, कि इनको जो भी फेडरल प्रिविलेजेस मिलते थे, कि इनके दादा बाबा अमीर थे तो अब इन्हें भी वही मिलेंगे, इनको ये वाली पोजीशन मिलेगी, उन्होंने सब हटा दिया। उन्होंने बोला हम टीचर्स भी पे नहीं करेंगे, और आप लोगों के पास में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग के पास में जितने भी स्पेशल राइट्स है वो भी हम लोग सब अबॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि गलत तो उन बेचारों के साथ ही हो रहा है, वही सब उन्हीं की वजह से तो स्पेशल राइट्स से लोग एंजॉय कर पा रहे, तो उन्हीं लोगों ने हटा दिया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, अगस्त 26 1789 गारंटी उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, 26 अगस्त को उन्होंने बोला कि सब लोगों को हम लोग कुछ राइट्स प्रोवाइड करेंगे। कौन से राइट्स है, गारंटीड राइट ऑफ लिबर्टी, उन्होंने बोला कि सब लोगों को लिबर्टी मिलेगी, सब लोगों को हम लोग प्रॉपर्टी दिलाना चाहेंगे, सब लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, मतलब आपको अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग दबा नहीं पाएंगे, हम लोग अपनी एंड से ट्राई करेंगे कि आप लोगों के साथ में कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दैट ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, मतलब जितने भी लोग होते हैं वो ऑलरेडी फ्री ही बॉर्न हुए हैं। उन, ये तो तुम लोगों ने आके, मतलब ये तो ह्यूमन बींग्स ने बनाया कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट, बाकी भगवान ने ऐसा कुछ बना के नहीं भेजा, सब इक्वल है भगवान के अकॉर्डिंग, तो अब कोई भी किसी का सर्वेंट नहीं है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये सब पता है उन लोगों के बीच में क्यों आ रहा था, ये आइडिया ऑफ लिबर्टी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पहले क्यों नहीं आया और इस टाइम पे क्यों आ रहा था, क्योंकि बेटा उसी टाइम पे ना अमेरिका जो था, इंडिपेंडेंस अमेरिका को मिली थी, ठीक है। तो अमेरिका की इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में अमेरिका के आइडियाज कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के अंदर आए, उन लोगों को लगा कि वो लोग इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और हमारे साथ ना गलत क्यों हो रहा है, तो वही आइडियाज को अबॉलिश करके इन्होंने भी ये सब करना स्टार्ट किया था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मार्क करके बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये डाउट है। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का पर्सनली आंसर करूंगी, और कोई भी डाउट होगा मैं खुद से क्लैरिफाई उसको जरूर करूंगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 में क्या बताएंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, फ्रांस बिकम रिपब्लिक एंड द राइन ऑफ टेरर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइन ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर सुना भी होगा राइन ऑफ टेरर के बारे में। अब देखते हैं राइन ऑफ टेरर है क्या, चलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोराक, ओहो बहुत अच्छी लाइन है, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोराक बन गया। अब तुम कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोराक, हमने तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन सुना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फ्रांस के लोग बेचारे लड़ रहे थे पर भोले थे तभी भी, तो उन्होंने सोचा कि चलो किंग को नहीं हटाते, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने बोला कि किंग रहेगा और हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा कि लोगों के पास कुछ राइट्स होंगे, ठीक है, और किंग के पास में भी कुछ राइट्स होंगे, बट वो राइट्स लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किंग अपनी जो मर्जी जा रहा है वो कर रहा है, नहीं, लोगों के पास भी कुछ राइट्स होंगे, किंग के पास भी कुछ राइट्स होंगे, तो राइट्स इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पावर्स ऑफ किंग रिड्यूस, वही जो मैं बता रही हूँ, उन्होंने किंग की पावर्स को रिड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला किंग को कि इतने देखो हम तुम्हें राइट्स देंगे, अगर तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो रखो, नहीं आ रहे तो फिर जाओ,
ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो डेमोक्रेसी के अंदर होता है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिवाइड किया। ओनली एक्टिव सिटीजन मैन ऑफ 25 प्लस एज हु पे टैक्सेस कुड वोट। अब इन्होंने एक लाइन इसके अंदर ऐड कर दी, वो क्या बोला कि एक्टिव सिटीजन्स, याद रखना एक्टिव सिटीजन्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग, ऐसे आदमी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन, वुमेन का इसमें अभी कोई रोल नहीं है, ऐसे आदमी जो 25 से ज्यादा के हैं, 25 की उम्र से ज्यादा के हैं और वो लोग टैक्सेस पे करते हैं, उन्हीं लोगों को वोट देने का, मतलब जब ये टैक्सेस वाला जो ये सब सिस्टम हुआ करेगा, उन्हीं लोगों को वोट देने का राइट मिलेगा। ठीक है, पर अभी भी दो टर्म्स बनी थी, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। तो बेचारे पैसिव सिटीजन अभी भी पिछ रहे थे, उनमें कौन आती थी, वुमेन, वुमेन का तो कोई रोल ही इन्होंने रखा नहीं। पुअर मैन, जो बेचारे गरीब आदमी, उनको तो अभी भी कुछ नहीं मिल रहा, उनको पैसिव सिटीजन का नाम दे दिया गया था। ठीक है, सो दो इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें क्या किया, किंग को कुछ पावर्स दी, बोला किंग से कि तुम्हें इतनी पावर्स मिलेगी, लेनी है ले लो, नहीं लेनी है तो फिर यहाँ से टाटा बाय बाय कर लो। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट से, पर हालांकि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी मोनार्की थी वहां पे, किंग अभी भी था। और उन्होंने क्या किया, सिटीजन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्टिव सिटीजन्स और किसमें, पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो, ऐसे आदमी, मेंस ओनली, जो 25 साल से ऊपर के हैं, जो टैक्सेस को पे कर रहे हैं, वो लोग वोट कर सकते थे। बाकी जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, पुअर आदमी है, पुअर लोग जो कि 25 से ऊपर के भी हैं पर टैक्स नहीं पे कर पाते, तो वो लोग पैसिव सिटीजन को उनका नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या हुआ, इसके बाद में होता है वॉर एंड रिवॉल्ट। ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। अब आया कहानी में ट्विस्ट बढ़िया सा। ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया ने क्या किया, फ्रांस से लड़ने का सोच लिया, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर कि अब हम क्या करेंगे, फ्रांस से लड़ेंगे। फ्रेंच पीपल फियर रिटर्न ऑफ मोनार्की। अब जो फ्रेंच पीपल थे वो लोग डर गए। ठीक है, उन्हें लगा कि अरे यार, अभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अब फिर लड़ाई होगी, फिर किंग लड़ेगा हमारी साइड से, तो अब हम फिर से मोनार्की, और ऐसा ना हो कि किसी और देश का किंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया पर्शिया किंग हमसे जीत जाए और हमें उस किंग के नीचे फिर काम करना पड़े, अपने वाले किंग को दो कि हमने दबा लिया लुईस 16 को, इसे कैसे दबाएंगे। जैकोब्स रोज टू पावर, रेडिकल ग्रुप लेड बाय रॉबेस्पियर। उस टाइम पे एक और ग्रुप था जिसको बहुत ज्यादा पावर मिली, जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, सॉरी पॉपुलैरिटी मिली फ्रांस के अंदर, दैट इज जैकॉब। ठीक है, जैकॉब का क्या था, रेडिकल ग्रुप लेड बाय रॉबेस्पियर, एक ग्रुप बनाया था रॉबेस्पियर ने। जैकॉब के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या था जैकॉब, और जो भी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि जैकॉब को उसमें काफी पावर मिली थी, जो कि लेड बाय था रॉबेस्पियर। ठीक है, अब क्या हुआ, एंड ऑफ मोनार्की, फाइनली मोनार्की एंड हो गया, नेशनल कन्वेंशन अबॉलिश मोनार्की। ठीक है, तो उस टाइम बाद इन लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोग मोनार्की को बिल्कुल हटा रहे हैं, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। लुईस 16 एग्जीक्यूटेड ऑन जनवरी 21 1793, मैरी एंटोनी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, लुईस 16 को हटाया गया, उसको मार डाला गया 21 जनवरी 1793 को, और मारी एंटोनी को भी अक्टूबर में 1793 के अंदर। अब आता है बात, जो इसकी मैं बात कर रही थी, दैट इज हमारे पास में राइन ऑफ टेरर। भैया राइन ऑफ टेरर का मतलब क्या है, नाम से अजीब सा लगा, राइन ऑफ टेरर मतलब कुछ भयानक। देखते हैं राइन ऑफ टेरर क्या था। अब राइन ऑफ टेरर का मतलब क्या है, रॉबेस्पियर रूल फ्रांस एज अ डिक्टेटर। अब आया बाद में ट्विस्ट, अब मैं बता रही थी जैकोबिक्स क्लब के बारे में, जिसको रॉबेस्पियर ने रखा था। रॉबेस्पियर बड़ा ही चंट था, उसने एक क्लब बनाया, और उन जैकोबिक्स क्लब की अपनी में एक ड्रेस भी हुआ करती थी, दे हैव देयर स्पेशल ड्रेस, उनका ड्रेसिंग कोड था, उनका ड्रेसिंग सेंस था। मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, जैकोब्स, इसमें थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट होता है। जैकॉब्स have a have special dress, S P special PRESS, done, it's done। ठीक है, तो जैकॉब्स के पास में क्या होता था, जैकॉब्स के पास में एक स्पेशल ड्रेस पाई जाती थी जैकॉब्स के पास में। अब क्या है, जैकॉब्स ने उन लोगों को ना बहका फुसला के सब करा के मोनार्क किंग को तो हटवा दिया, किंग को तो मार डाला। अब जैकॉब ने रूल करना स्टार्ट किया, तो जैकॉब किसने बनाया था, रॉबेस्पियर ने बेसिकली। तो रॉबेस्पियर रूल फ्रांस एज डिक्टेटर। अब डिक्टेटर और ही बेकार चीज होती है, डिक्टेटर से बेकार कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक है,
तो रॉबेस्पियर ने वो किया और उसने डिक्टेटर की तरीके से रूल किया। और उसने क्या किया, हार्श लॉ अगेंस्ट सस्पेंडेड एनिमीज ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट जाने की ट्राई करी, या फिर जिन लोग जिससे उसे लग रहा था कि वो लोग उसको हटा देंगे, तुमने उसका नाम सुना ही होगा डेफिनेटली, क्या कहते हैं उसे, वो जो मूंछों वाला था, हिटलर का। ठीक है, हिटलर का नाम सुना होगा, तो हिटलर के जैसा ही ये बन गया था कि अगर कोई इसे हटाना चाहेगा तो इसने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। अब इसने वहां पे 17,000 लोग मारे, वो भी किससे, गुलेटिन से। अब गुलेटिन का मतलब क्या है, मैं गुलेटिन मार्क कर देती हूँ। बुलेटिन का मतलब ये है बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल, इसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें नहीं मार्क हो पा रहा है, हम इसको ऐसे ही बता देते हैं आपको। बुलेटिन का मतलब क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन होती थी, उसको ये यूज करते थे वहां पे, ये लोग जिसको मारना होता था उसको सिर उसके अंदर डालते थे और उसको चलाते थे, आदमी खत्म, सिर काट देते थे उसका, ठीक है। तो 17,000 लोग ऐसे बुलेटिन से मार दिए। अब राइन ऑफ, वही वाली बात हुई ना, मोनार्क तो बेचारों ने हटा ली, अब राइन ऑफ टेरर चालू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है राइन ऑफ टेरर, फिर से बता रही हूँ। रॉबेस्पियर ने रूल किया था राइन ऑफ टेरर के अंदर, फ्रांस के अंदर, एज डिक्टेटर। डिक्टेटर और भी बुरा होता है किंग से, उसका डिक्टेटर का जो मन होता है वो करता है, ठीक है। 17,000 लोग उसने गुलेटिन से मार दिए। गुलेटिन याद रखना क्या है, जो मशीन जिससे वो बीहेडेड करता था, लोगों को सिर काट देता था, उसको गुलेटिन बोलते हैं। विक्टिम्स इंक्लूड, विक्टिम्स के अंदर नॉबल्स भी थे, क्लर्क्स भी थे, मॉडरेट थे, इवन रिवॉल्यूशनरीज भी थे, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फ्रीडम दिलाई, जिन्होंने उसकी मदद करी। पर अब वो उससे भी कह रहे हैं कि तू भी गलत कर रहा है, तो उसने भी मार डाला। रॉबेस्पियर एग्जीक्यूटेड इन जुलाई 1794, बट रॉबेस्पियर ज्यादा नहीं चल पाया, लोगों ने रॉबेस्पियर का भी फिर गेम बजा दिया था। 1794, जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को भी हटा डाला, ठीक है। अब आता है आफ्टरवर्ड्स द रिवॉल्यूशन एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। अब इतना सारा बेचारों ने खिचड़ी पका ली, इतना लड़ लिए, किंग को मार डाला, ये हो गया वो हो गया, अब उसके बाद क्या हुआ, रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था, बाहर के लोग भी इसका इम्पैक्ट क्या। द डायरेक्टरी 1795 1799 अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म, उस टाइम पे, इस टाइम पीरियड के बीच में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक 5 मेंबर्स की, मतलब उसके अंदर पांच, उसको ना बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको डायरेक्टरी बोला गया। फेस्ड करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वो डायरेक्टरी के अंदर ना, क्योंकि अलग अलग लोग थे, 5 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था, तो वो उसमें क्या था कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसे जैकोबिन्स ने, रॉबेस्पियर ने क्या किया, जैकोबिन्स बनाया, पर बाद में उसने अपनी मनमानी करी, पर इसमें बहुत सारे लोग थे तो ऐसा कुछ नहीं कोई कर पाता, ठीक है। कुड नॉट सॉल्व फूड क्राइसिस, बट ये बनने के बाद भी वहां की जो गरीबी थी, वहां पे जो इतना कम पैसा था, वहां पे जो फूड क्राइसिस थे, लोग वहां पे खाने के लिए नहीं था, वो फिर भी ये लोग सॉल्व नहीं कर पाए। अब आया राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। अब यहाँ पे एक और कहानी में ट्विस्ट आ गया। इन 1799 नेपोलियन स्टेज्ड अ कॉप एंड बिकेम रूलर। नेपो को 1799 में ना नेपोलियन ने क्या किया, वहां के लोगों को बड़ा बहलाया फुसलाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे वोट दो, मतलब वो ऐसे डिक्टेटर वगैरह बनने ऐसे कुछ नहीं आया था, उसने ऐसा दिखाया कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एंड मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो वो फिर से वोट करने के बाद में वहां का रूलर बन गया, एक तरीके का किंग ही बन गया। एंडेड रिवॉल्यूशन बट प्रेस सम ऑफ इट रिवॉल्व्स, ठीक है, उसने रिवॉल्यूशन को तो खत्म कर दिया जो चल रहा था, बट उसने कुछ रिफॉर्म्स चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसमें वुमेन का भी बहुत बड़ा रोल है, रोल ऑफ वुमेन। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, लेड प्रोटेस्ट एंड रोड पैम्पलेट्स। देखो वुमेन ने काफी, जो ये न्यूज थी ना फ्रांस की, फ्रांस के लोगों की भारत तक कैसे पहुंची, कि वुमेन ने भी काफी पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने भी रोडों पे निकल निकल के प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने भी पैम्पलेट्स बनाए, उनको चिपकाया इधर उधर के लोगों को पता चले। फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स, उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन, रिपब्लिकन वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को याद रखना। उनके पब्लिक क्लब का नाम क्या था, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। ओलंपे दी जॉर्ज रोड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि उनकी तो अभी तक कोई नहीं सुन रहा था, तो उन्होंने अपने लिए खुद ही बनाया कि हम एक ओलंपे दी जॉर्ज बनाएंगे, जिसका मतलब क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, वुमेन को राइट्स मिलने चाहिए। और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, डिमांड थी इक्वल राइट्स, वुमेन को भी भाई राइट होना चाहिए, वुमेन को भी पढ़ने की राइट मिलना चाहिए, वुमेन को भी वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, साथ ही राइट टू डाइवोर्स, ओहो, ओन प्रॉपर्टी, साथ में उन्हें डाइवोर्स का भी राइट मिलना चाहिए। अब देखो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कि लोग, उनका हस्बैंड नहीं कमा रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, उन बेचारों को मार भी रहा है, पीट भी रहा है, ठीक है,
तो उस सबको वो कहाँ तक झेल दी, तो उन्होंने बोला कि हमें राइट टू डिवोर्स मिलनी चाहिए और हमें ये भी राइट होना चाहिए कि हम क्या है प्रॉपर्टी ओन कर पाए, ठीक है। इन 1793 वुमेन्स क्लब बैंड एंड दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट बेचारी औरतों के साथ में क्या हुआ, 1793 के अंदर वुमेन्स क्लब जो थे वो सारे बैन करा दिए गए और उनको पॉलिटिक्स में फिर भी एंटर नहीं करने दिया, उनको बोला कि अभी तुम नहीं आ सकती हो, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज हमारे पास में आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी का अबॉल्यूशन कैसे किया, स्लेवरी वाज कॉमन इन फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है, फ्रेंच के अंदर स्लेवरी बहुत कॉमन थी। रिवॉल्यूशन अबॉलिश स्लेवरी, रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि स्लेवरी जो है हट गई 1794 के अंदर, ठीक है। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड इट इन 1804, बट नेपोलियन कहाँ मानने वाला था, नेपोलियन क्योंकि उस समय आ गया था, तो नेपोलियन ने 1804 के अंदर फिर से वहां पे स्लेवरी करवाना चालू कर दिया था, ठीक है। अब इस तक खिचड़ी का मतलब अभी तक फ्रांस को प्रॉपर तरीके से जो है फ्रीडम नहीं मिली, इस चैप्टर के अंदर आपको यही पता चला कि कैसे उन लोगों ने स्ट्रगल किया, वो पता चल रहा है, बट अभी भी उन्हें प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल रही थी, ठीक है। अब इस सब का इम्पैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड के ऊपर, इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन। अब ये सब देख के ना यूरोप की कंट्रीज के अंदर आ गया था, लैटिन अमेरिका के अंदर भी आ गया था कि भाई हम भी लड़ेंगे, हमारे साथ भी गलत हो रहा है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, डेमोक्रेटिक आइडियाज डेफिनेटली लोगों के अंदर जा ही रहे थे, वो लोग कम से कम लिबर्टी की तो बात कर रहे थे, वो लोग ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की, इन सब की बात तो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के बारे में आइडिया लोगों को आ रहा था, बट इतना कोई क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा था। साथ में बर्थ ऑफ मॉडर्न सिटीजनशिप्स के आइडिया आ रहे थे। मॉडर्न सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि उन लोग को आइडिया तो आ रहा था कम से कम कि हमारे पास भी इक्वल राइट्स है, हम भी इंसान है, हमें भी वोट करने का राइट देना चाहिए, हम भी वुमेन है, हमें भी डाइवोर्स का राइट होना चाहिए, हमें भी प्रॉपर्टी ओन करने का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न सिटीजनशिप जो हम लोग आजकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं वो सब वो मांग रहे थे। अबॉलिश मोनार्की एंड फेडरलिज्म इन फ्रांस, और इसकी वजह से मोनार्की तो हट गई फ्रांस के अंदर और फेडरलिज्म भी कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर हो चुका था, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए था। इसके अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट है, पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगी, आप लोग जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, पार्ट 1 के बाद में आप ये पूरा पार्ट 2 देख लेना। ये इतना है कि आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोगों को सारी चीजें पता चल गई, जाके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे चैप्टर क्लैरिफाई हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना बहुत जरूरी है, इतना ही रिक्वायर्ड था। बाकी मैं इसके इतना बोलूंगी, अगर वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज, स्टार्टिंग में तुम लोगों को करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों से, लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इट ऑफ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।